नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बात किया था, ये जो मैदानी इलाका था, यानी कहने का मतलब हिमालय के दक्षिण में जो मैदानी इलाका है उसके बारे में बात किया था, यानी मध्यवर्ती उत्तरी मैदान के बारे में बात किया था। तो उसी संदर्भ में जो हमने पिछले वीडियो में जो हमने बात किया मध्यवर्ती से, आपको तराई के बारे में, तराई का मैदान है ना, भाबर का मैदान, बांगर का मैदान, खादर का मैदान, डेल्टाई मैदान, तो वो सब जो मैदान के विशेषता था, वो कहने का मतलब है कि मैदानों का जो उच्चावच में जो विषमता था उसके आधार पर बात किया गया था। उच्चावच कहने का मतलब है कि भू आकृति, यानी मैदानी इलाका का जो भू आकृति था उस आधार पे हम बात किए थे। आज हम मैदान के बारे में ही, यानी कि उत्तरी जो मध्यवर्ती मैदान है, यानी भारत का जो उत्तरी मैदान है उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज जो बात करने का जो टॉपिक होगा वो प्रादेशिक आधार पे होगा, यानी प्रादेशिक विषमताओं के आधार पे होगा। प्रादेशिक विषमताओं के आधार पे जो उत्तरी मैदान है भारत का, उसको 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे देखिए, आप ये देख रहे हैं लोकेशन, आपको एक बार फिर से थोड़ा रिमाइंड करवा दें हम। तो ये वाला जो पार्ट पड़ता है इधर, ये समझिए कि पूरा हिमालय का पार्ट पड़ता है। ये जो है पूरा सब हिमालय का पार्ट है, पहाड़ी इलाका है, पर्वत है ना। इसके बाद इधर यहाँ से इसके दक्षिण तरफ मैदानी इलाका शुरू हो जाता है, और ये यहाँ तक ये जो आप देख रहे हैं ये मैदानी इलाका है। इसके बाद फिर आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे मध्यवर्ती जो है पठारी भाग पाया जाता है, यानी भारत का ये मध्य भाग में भी यहाँ पे पठारी इलाका पाया जाता है। इसमें अरावली है ना, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड, छोटा नागपुर, ये सब पठार पाए जाते हैं। इसके बाद इसके दक्षिण में जो है ये जो है दक्कन का पठार होता है, इसको कहा जाता है दक्कन का पठार। तो हम इस पर भी बात करेंगे आगे, लेकिन अभी हम फिलहाल बात करेंगे कि इस पर ये जो मैदानी भाग है इसको किस आधार पे, ये प्रादेशिक विषमता के आधार पे, यानी कहने का मतलब प्रादेशिक विषमता की बात करें तो जैसे देखिए ये अरावली रेंज है, और इसके ठीक यानी इस तरफ यानी पश्चिम तरफ ये जो इलाका आप देख रहे हैं इसको राजस्थान का मैदान कहा जाता है, जो मूलतः ज़्यादातर इसका जो भाग है मरुस्थलीय रूप में परिवर्तित हो चुका है, यानी मरुस्थलीय भाग है ना। इसके बाद ये जो हिस्सा है इसको हरियाणा पंजाब का मैदान कहा जाता है। उसके बाद ये जो मैदान आप देख रहे हैं यमुना नदी से लेकर के एकदम यहाँ ये बंगाल तक, बांग्लादेश के पश्चिमी बॉर्डर तक, ये जो इलाका है इसको कहा जाता है गंगा का मैदान। और यहाँ जो ये इलाका आप देख रहे हैं ये वाला, ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान है ना। तो हम इन्हीं पांचों मैदान को है ना बारी बारी से, सॉरी पांचों नहीं, चारों मैदान को बारी बारी से हम देखेंगे। पहला राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो आइए हम बारी बारी से इन चीज़ों को देखते हैं। आप ये जो एक चीज़ और इसमें देख लीजिए, ये जो आप ये जो भाग देख रहे हैं ये क्या है, ये सब पठारी इलाका है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, इन पठारी इलाकों के बारे में। तो चलिए, पहला है राजस्थान का मैदान। ये आपको ये देख लीजिए, प्रादेशिक विषमता के आधार पर मध्यवर्ती उत्तरी मैदान को निम्न 4 प्रदेशों में वर्गीकृत किया जा सकता है ना। राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो हम बारी बारी से इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला आप देखिए राजस्थान के बारे में थोड़ा सा विशेष रूप से देखिए। ये जो है आप देख रहे हैं ये आपका अरावली रेंज है, और ये अरावली के ये जो हिस्सा है सब डिजर्ट का हिस्सा है, यानी कि बालू ही बालू है ना। और यहाँ से ये जो इलाका कुछ है ये कुछ हरा भरा इलाका है, यानी इधर जो है कुछ खेती कृषि वगैरह इधर किया जाता है। और इधर आपका ये पाकिस्तान है, इधर क्या है, पाकिस्तान है। तो यानी इसका अगर हम विस्तार की बात करेंगे तो ये जो है राजस्थान के किस भाग में है, पश्चिमी भाग में है। ये राजस्थान का जो मैदान है राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, पहली बात। दूसरा, ये अरावली रेंज आप देख रहे हैं, देखिए आपको ये सब चीज़ें पढ़ने से सबसे बड़ी बात है कि आपको मैपिंग पे पकड़ हो जाएगा। मैपिंग आप बढ़िया से समझ पाइएगा किधर किस एरिया में किस तरह का उच्चावच है, यानी भू आकृति है। और आगे जब इस तरह के मैपिंग आप समझ लीजिएगा
तो आगे जब हम वर्षा का प्रतिरूप पढ़ाएंगे तो उसमें आप बहुत बढ़िया से समझिएगा कि कहाँ ऐसा मेघालय में वर्षा ज़्यादा क्यों होता है, राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं हो पाता है। तो इन सब कारणों को आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ पाइएगा। कब? जब आप उस क्षेत्र के उच्चावच के बारे में जानिएगा, यानी कि भू आकृति के बारे में बेहतर समझ आपका होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है ना। तो ये आप समझ रहे हैं, ये अरावली रेंज है और अरावली के पश्चिम में क्या है, डिजर्ट है ना। और इसी डिजर्ट को सहित ये जो इलाका है इसको हम राजस्थान का मैदान कहते हैं। इसका अगर हम विस्तार की बात करेंगे तो ये अरावली पर्वत से लेकर के भारत पाकिस्तान सीमा तक, यानी ये सीमा देख रहे हैं, भारत पाकिस्तान का सीमा है, तो इस सीमा तक जो है इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये हुई पहली बात। दूसरा, हम इसके बारे में और बात करें तो जाहिर सी बात है कि ये डिजर्ट वाला एरिया है, कृषि उतना बेहतर तरीके से नहीं किया जा सकता यहाँ, है ना। तो इस स्थिति में जो है ज़्यादातर लोग यहाँ के क्या करते हैं, पशुपालन वगैरह पे डिपेंड रहते हैं। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी बात ये आपको रखना याद कि इसकी सबसे प्रमुख नदी जो है लूनी नदी है। कौन नदी है? लूनी नदी है, जो आगे चल करके ये कहने का मतलब लूनी नदी जो है अरब सागर में नहीं मिल पाती है, अरब सागर में मिलने से पहले ये विलुप्त हो जाती है। ये भी आपको, ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा, लूनी नदी है। इसके अलावा इसमें कुछ प्रमुख झील जो हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, खारे पानी के जो कुछ झील हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसके बाद थोड़ा डिटेल से देख लिया जाए। राजस्थान के मैदान की बात करें तो कहाँ है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। जैसा कि आप मैप से देखें, अरावली पहाड़ियाँ से भारत पाकिस्तान सीमा तक इसका विस्तार है। इस मैदान के निर्माण में पवनों का प्रभाव ज़्यादा है ना, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र है और इसके निर्माण में जो है पवनों का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है, प्रभाव पड़ता है इस पर। शुष्कता का प्रभाव है। शुष्कता का प्रभाव का मतलब यानी वहाँ पे कहने का मतलब शुष्कता का प्रभाव रहेगा तो वहाँ वर्षा क्या होगी, वर्षा का मात्रा कम होगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इससे जुड़ा हुआ। इसके जो मैदान है, इसका मैदान का बहुत बड़ा भाग क्या है, बालू स्तूपों से ढका है इस प्रकार। तो इसमें जब बालू स्तूपों से ढका है तो क्या होगा, कृषि उत्पादकता यहाँ क्या है, अत्यंत निम्न है, यानी कृषि उतना इफेक्टिव नहीं है। कृषि की सहायक क्रिया के रूप में यहाँ पशुपालन किया जाता है। लोगों का जो कहने का मतलब है कि एक इकोनॉमी होता है, यानी उसका जो जीवन यापन जीविका का साधन होता है वो पशुपालन होता है। जैसे भेड़ पालन, बकरी पालन इत्यादि सब बड़े पैमाने पे किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि उसका जीविका का साधन होता है। बड़े पैमाने पर नहीं कह सकते क्योंकि कोई इकोनॉमी में बहुत बड़े स्तर पे उसका रोल नहीं होता है, वो जीविका के रूप में ही होता है ना। इसके बाद प्रमुख नदी की बात करें तो लूनी नदी है इसकी प्रमुख नदी। उस मैदान में सबसे प्रमुख नदी की बात करें तो लूनी सबसे उसकी प्रमुख नदी है। और इसके कुछ झील की बात करें, ये सब झील पूछ लिए जाते हैं कि इसे सांभर झील कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में। तो ये सब देगाना झील, पंचप्रदा झील, डिंडवाना झील, ये सब खारे पानी के झील हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। ये चीज़ें आपको, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीटी के फैक्ट से या फिर वनडे एग्ज़ाम किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम है तो उस एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, सांभर झील, देगाना झील, पंचप्रदा झील और डिंडवाना झील, ये 4 प्रमुख झील हैं। और भी हैं लेकिन ये 4 प्रमुख झील याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं पंजाब हरियाणा के मैदान के बारे में। तो पंजाब हरियाणा के मैदान के आप उसको एक मैप से थोड़ा देख लीजिए आगे, पंजाब हरियाणा के मैप के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं पंजाब हरियाणा का क्षेत्र, ये पंजाब हरियाणा का क्षेत्र आप देख रहे हैं। तो इस क्षेत्र की बात करें तो जो पंजाब नाम ही है 5 नदियों के निक्षेप से बना है। निक्षेप कहने का मतलब अगर समझ लीजिए, जैसे निक्षेप हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है और पर्वत से नदियाँ इस प्रकार से, ये आपका समतलीय मैदानी इलाका हो गया। तो नदियाँ जब इससे आती है इस प्रकार से, तो ये आने के बाद, है ना, ये अपने साथ क्या लाती है, बहुत सारे अवसादों को लेकर आती है। और अवसादों को ला करके फिर धीरे धीरे इन मैदानी इलाकों में उसको क्या करती है, यानी जो पर्वत होते हैं उसका अपक्षयन होता है। अपक्षयन के बाद उसका अपर्दन होता है, यानी यहाँ से जैसे अपक्षयन हुआ, ये टूटा फूटा ये पर्वत का भाग, तो ये हुआ क्या, अपक्षयन हुआ। इसके बाद इसका अपर्दन होने का मतलब कि टूटा फूटा भाग था, ये जल के द्वारा यहाँ अवसादों के रूप में यहाँ आना शुरू हुआ। तो आना शुरू हुआ तो उसको हम अपर्दन कहेंगे। और आ करके मान ली मैदानी इलाका में रुक गया, जमाव ले लिया, स्थिर हो गया, तो उसको हम बोलते हैं निक्षेपित हो गया, निक्षेपण बोलते हैं उस चीज़ को, है ना।
तो आपको ये यहाँ पे समझना है कि जो पंजाब जो क्षेत्र है मुख्यतः 5 नदियों के निक्षेप से निर्मित हुआ है। वो कौन कौन नदी हैं? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, है ना। ये 5 नदियों का प्रभाव, इसीलिए इसका नाम ही है पंजाब। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है। बाकी और चीज़ों पे हम बात करते हैं आगे। इसकी जो सीमा है यानी दिल्ली कटक से पाकिस्तान सीमा तक है। देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, राजस्थान मैदान में जो था वो भी पाकिस्तान की सीमा तक था, और दिल्ली कटक की जो बात करते हैं तो यहाँ पे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, दिल्ली कटक कहाँ से है और पाकिस्तान सीमा तक कैसे है। इसको थोड़ा मैप से देख लेते हैं फिर से। जैसे इसको इस मैप में देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा इसमें। जैसे ये जो क्षेत्र है ना, ये जो थे गए अरावली है, तो अरावली का विस्तार ही जो है ये दिल्ली कटक तक माना जाता है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये आपका जो देख रहे हैं अरावली का लास्ट सीमा यानी उत्तरी सीमा, उसी को दिल्ली कटक कहा जाता है। तो यहाँ से लेकर के ये विस्तार देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैसे है ये, तो ये क्या है? पाकिस्तान का सीमा, इधर पाकिस्तान है, इधर आपका पाकिस्तान है। तो इसका विस्तार ही जो है इस प्रकार से है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कहाँ से कहाँ तक लेकर के? दिल्ली कटक से लेकर के पाकिस्तान सीमा तक। ये दिल्ली कटक हो गया, यहाँ से लेकर के पाकिस्तान सीमा तक, तो इसका विस्तार है। अब इसी प्रकार जो है हम इसमें और आगे बात करें तो ये अभी बताया कि 5 नदियों के निक्षेप से निर्मित हुआ है। निक्षेप का मतलब क्या होता है ये भी बताया आपको हम, है ना। 5 नदियाँ कौन कौन है? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। इस क्षेत्र में बात ये समझना आपको कि देखिए इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो 75 सेंटीमीटर तक होती है, यानी 75 सेंटीमीटर एक सामान्य वर्षा माना जाता है, बहुत अधिक वर्षा नहीं है। लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में धान वगैरह का उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। उसका कारण ये है कि इस क्षेत्र में नहरों की उपलब्धता काफ़ी अच्छी है, जिस कारण पैदावार जो है कृषि उत्पादकता काफ़ी उच्च होता है ना। इसमें अगर हम सूक्ष्म स्तर पे जो दोआब होता है, 2 नदियों के बीच का भाग, तो ऐसे तो मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन उसमें जो अभी फ़िलहाल कहने का जो पंजाब का स्थिति है उस क्षेत्र से देखें तो मुख्यतः उसमें भी 2 दोआब हैं। कौन कौन है? एक बारी दोआब कहा जाता है, एक विष्ट दोआब कहा जाता है। बारी दोआब है जो ब्यास रावी नदी के बीच का जो भाग है, और विष्ट दोआब है जो ब्यास और सतलज के बीच का पार्ट है। तो ये आप याद रखिएगा कि मुख्यतः पंजाब में जो है अभी वर्तमान में 2 दोआब पाए जाते हैं। वो 2 दोआब कौन कौन है? बारी दोआब और विष्ट दोआब। इसके साथ ये चीज़ आप याद रखिएगा कि यहाँ कृषि की उत्पादकता जो है काफ़ी उच्च है। नहीं, यहाँ कृषि का उत्पादन काफ़ी अच्छे पैमाने पे, बड़े पैमाने पे होता है। एक शर्त ये भी याद रखिएगा कि यहाँ औसतन वर्षा कम होती है, 75 सेंटीमीटर तक ही होती है, लेकिन नहरों की उपलब्धता के कारण यहाँ कृषि उत्पादकता अधिक होती है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हम आगे बात करें अगर गंगा का मैदान के बारे में, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। और इस चीज़ को देखिए आप, गंगा का मैदान, तो गंगा का जो मैदान है वो यमुना नदी से लेकर के पश्चिम में अगर हम बात करें, पश्चिम में बात करें तो ये आप देख रहे हैं यमुना, ये जो नदी है यमुना नदी है, और ये आपका जो है गंगा नदी है, ये गंगा नदी है। तो यमुना नदी यानी कि यहाँ से लेकर के एकदम पश्चिम बंगाल के सीमा तक, यानी कि पश्चिम बंगाल का जो पूर्वी सीमा है या बांग्लादेश का पश्चिमी सीमा कह सकते हैं उसको, वहाँ तक जो विस्तार है वो गंगा नदी का, गंगा मैदान का विस्तार है ना। अब इसमें देखिए समझने वाली बात थोड़ा ये है इसमें कि गंगा का ये जो मैदान है तो इसमें इधर से भी कुछ नदियाँ आके मिलती है दक्षिण से, यानी कि जो भारत का जो मध्यवर्ती पठारी भाग है इधर से भी नदियाँ आकर के मिलती है, और कुछ नदियाँ इधर से भी आकर मिलती है। तो हम जब नदियों का प्रतिरूप पढ़ाएंगे, नदियों के बारे में पढ़ाएंगे, तो उसमें बताएंगे कौन नदियाँ किधर से आती है, कहाँ उसका उद्गम है। लेकिन फिलहाल आप सिर्फ इतना ही जानिएगा कि जैसे यमुना है, तो देखिए यमुना भले इसे आपका गंगा नदी है। अब थोड़ा देखिए इस चीज़ को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं मैप को, तो आप अपना एटलस निकालिएगा, और जो एटलस हम यहाँ निकाले हुए हैं उसमें बेहतर तरीके से अपने मैप में देखिए, उसको हाईलाइट कीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा उससे, है ना। तो यहाँ पे ये देखिए आप, जैसे यमुना नदी है जो निकलती उत्तर से है, यमुना नदी निकलती उत्तर से है, लेकिन ये गंगा के दक्षिण से ही मिलती है। तो ऐसा नहीं कि ये दक्षिण से निकलने वाली नदी नहीं है, इसको दक्षिण से निकलने वाली नदी नहीं माना जाएगा,
है ना। इसको उत्तर से ही निकलने, यानी कहने का मतलब ये कि हिमालय क्षेत्र से ही निकलता है, निकलती है नदी। इसके अलावा अगर हम दक्षिणी पठारी भाग से निकलने वाली नदियों की बात करें तो उसमें चंबल, उसमें देखिए आप, है ना, उसमें चंबल, बेतवा, आप अपने मैप में देखिए, उसमें खोजिए उसको, है ना, सोन नदी। इसके अलावा जो है और भी केन नदी, ये सब नदियाँ जो है दक्षिण से निकलती है इस प्रकार। और अगर हम उत्तर से निकलने वाली नदियों की बात करेंगे तो यमुना, गोमती, घाघरा, है ना, घाघरा देखिए ये है ना, गंडक, कोसी, तो ये सब नदियाँ जो है उत्तर से निकलती है। तो आप इस चीज़ को मैप में थोड़ा विजुअलाइज कीजिएगा बेहतर तरीके से, तो आपको ये समझना है। और गंगा नदी का जो विस्तार है वो किन किन राज्यों में है, तो यूपी में हो गया इधर, और इधर बिहार हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया, यानी कि वेस्ट बंगाल हो गया। तो मुख्यतः ये 3 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। गंगा का मैदान का विस्तार मुख्यतः ये इन्हीं 3 राज्यों में पाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए, इसके बारे में भी। गंगा का मैदान जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार है पश्चिम में यमुना नदी से लेकर के पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक। देखिए बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा बोलें या तो पश्चिम बंगाल जो हमारा स्टेट है भारत का, उसके पूर्वी सीमा तक, उसके पूर्वी सीमा तक ये भी बोल सकते हैं। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो इसका विस्तार की बात करेंगे तो यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में है। इसका जो निर्माण हुआ है, गंगा नदी का जो निर्माण हुआ है, किन नदियों के निक्षेप से हुआ है, अभी आपको निक्षेप के बारे में बताया। तो निक्षेप जो है यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये जो उत्तर से निकलने वाली नदियां हैं, यानी हिमालय की तरफ से निकलने वाली नदियां हैं, इनका निक्षेप। और दूसरी तरफ दक्षिणी पठार से बहने वाली जो नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन, सोन इत्यादि नदियों, इन नदियों के निक्षेप से निर्मित हुआ है गंगा का मैदान। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। गंगा के मैदान की अगर हम लंबाई की बात करें, गंगा के लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं, गंगा के मैदान की लंबाई की बात कर रहे हैं, तो है 1400 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई की बात करें तो करीब 300 किलोमीटर के आसपास है। तो ये चीज़ें भी आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। इसके अलावा आप आगे है ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए ब्रह्मपुत्र के एरिया को देखिए, आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र जो है चाइना से निकलते हुए इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से आकर के भारत में बहती है ऐसे। तो ये जो मैदान आप देख रहे हैं, ये जो आप मैदान देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र का, ये वाला हिस्सा, यानी आप ये मैप में जो है देख सकते हैं, जो भारत का उत्तर पूर्वोत्तर राज्य है ना, आसाम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, तो उन क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। अब इसको देखिए, समझ सकते हैं आप कि ये जो है हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, ये जो है हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा हम इधर अगर बात करें तो इधर देखिए मेघालय का पठार है। मेघालय पठार में गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, है ना, यहाँ पटकाई बूम, नागा हिल्स, ये सब पहाड़ें, मतलब ये सब पर्वत श्रेणियाँ हैं इधर। तो इनसे घिरा हुआ है, कहने का मतलब ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो क्या है, एक तरह से कह सकते हैं हम, एकदम पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। भारत में जो है ब्रह्मपुत्र का मैदान पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। उत्तर में बात करेंगे तो उत्तर में कौन है, हिमालय की श्रृंखलाएँ हैं, यानी कहने का मतलब है कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। अगर हम पूर्व में बात करें तो इधर देखिए पटकाई बूम और नागा हिल्स, ये 2 प्रमुख जो है पर्वत श्रेणियाँ हैं। और अगर दक्षिण में बात करें, यानी कि ये जो मैदान देख रहे हैं आप, इसके दक्षिण में बात करें हम, तो यहाँ गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। तो ये चीज़ें भी आप इसका लोकेशन याद रखिएगा, है ना। ये सब लोकेशन आपको काफ़ी आगे जा कर के काम देगा। जब मैपिंग वगैरह का अध्ययन कीजिएगा तो आपको पहले से ही सब मैपिंग यही तो है कि आप चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हैं। आपको पता है कि गारो हिल्स कहाँ पे है ना, खासी कहाँ है, जयंतिया कहाँ है, पटकाई बूम कहाँ है ना, नागा हिल्स कहाँ है। ये देखिए आपका डाफला है, यहाँ पे डाफला के बारे में हम कल वर्णन किए थे। तो ये चीज़ें आप ये ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में थोड़ा सा लिखित रूप से विजुअलाइज कर लीजिए फिर। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान की अगर हम बात करें तो पश्चिम में धुबरी से लेकर के पूर्वोत्तर में सदिया तक इसका विस्तार है। देखिए ये जो है, ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे, ये आपको ये देख रहे हैं धुबरी, यहाँ से लेकर के यहाँ सदिया तक इसका विस्तार पाया जाता है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसमें जो देख रहे हैं ये माजुली द्वीप पाया जाता है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का जो माजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो ये क्या है, पश्चिम से
पश्चिम में धुबरी से पूर्वोत्तर में सदिया तक इसका विस्तार पाया जाता है। एक लंबा सकरा मैदान की तरह, जैसा कि अभी आप फिगर से देखें, एक सकरा मैदान की तरह है। यह मैदान तीन ओर से पर्वतों से तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाएँ हैं, पूर्व में पटकाई बूम और नागा श्रेणी है, और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में गारो, खांसी और जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। और इससे सबसे अहम बात इसमें आपको ध्यान रखना है कि माजुली जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप इसी में है, यानी कि ब्रह्मपुत्र के मैदान में ही माजुली द्वीप पाया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज़ें जो है मैदानी क्षेत्र, जो उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र था, प्रादेशिक विषमता के आधार पर जो हम वर्णन किए, आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, है ना। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही।